नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। चाहे तुला राशि हो, चाहे तुला लग्न हो, ये दोनों ही वीडियो या फिर दोनों ही तरीके से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप राशि से भी देख सकते हैं, आप लग्न से भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ ग्रहों के गोचरों में परिवर्तन हुआ है, उसी से संबंधित हमने ये वीडियो बनाया है। अब की बार हमने ऐसा नहीं है कि राशि परिवर्तन या फिर सभी ग्रहों को लिया है, कुछ बस 3 ही ग्रहों को इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं ताकि उनको विशेष उनका क्या प्रभाव रह सकता है ये आप जान सकें। तो कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, ऐसे ही नहीं है। जैसे गुरु जो है, गुरु मार्गी हुए हैं 11 मार्च को। 11 मार्च को गुरु मार्गी हुए हैं, इससे पहले ये वक्री थे। 11 नवंबर से गुरु की जो चाल है वो वक्री चल रही थी। वक्री और मार्गी होता क्या है? वक्री ग्रह हमें प्रतीत होता है कि ये उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। ठीक है ना। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी है ना, कहीं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है, वो आपके पास में डिलीवरी बॉय आ रहा है, लेकिन वो उस डिस्टेंस को उस रूट को फॉलो ना करके अगर लॉन्ग डिस्टेंस को अगर फॉलो करता है, रिवर्स चला जाता है, तब आपके पास में उसको पहुंचने में समय बढ़ जाएगा, यानी कि जो इफेक्ट है वो डिले हो जाएगा। तो जो ग्रह रेट्रो हो जाता है यानी कि वक्री हो जाता है, उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा विलंब से आता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि उसको मालूम है कि यार वो अपन लेट हो गए हैं, तो जब वापसी आने का प्रयास वो थोड़ा जल्दी जल्दी करता है, यानी कि उसके अंदर एक तरीके से एक फोर्स आ जाती है कि लेट हो गए, टेंशन सी होती है। तो वैसे ही ग्रह के अंदर जब वक्री होता है तो उसमें एक बल होता है, उसको कहते हैं चेष्टा बल। काल बल, स्थान बल, दिग्बल, भाव बल, कई तरह के बल होते हैं, उसमें से एक चेष्टा बल होता है। तो चेष्टा बल वक्री ग्रह के अंदर आता है। अब आपके लिए गुरु महाराज जो है वो मिथुन राशि यानी कि 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। मार्गी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, स्थान परिवर्तन में भी समय लगेगा, लेकिन गुरु जो है वो पहले वक्री थे, यानी कि इफेक्ट थोड़ा सा डिले हो रहा था, अब ये मार्गी हो गए हैं, यानी कि अपने ही रूट से चल रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट है वो जैसा आना चाहिए वैसा ही आएगा। दूसरा परिवर्तन है शनि के अस्त का। शनि महाराज सूर्य से अस्त हो गए हैं, सूर्य से ही सब ग्रह अस्त होते हैं। 13 मार्च को शनि जो है वो अस्त हो गए हैं और ये लगभग 40 दिनों तक 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। सूर्य का गोचर 15 मार्च को हो चुका है मीन राशि के अंदर। जब कोई ग्रह 15 डिग्री के आसपास अंतर पर रहता है सूर्य से, तब वो ग्रह अस्त हो जाता है। 15 डिग्री से ऊपर का शनि जब हो जाएगा तब वो अस्त नहीं माना जाता। ठीक है ना। तो जब सूर्य मेष राशि के अंदर थे लगभग 28 डिग्री के आसपास, तभी शनि अस्त हो गए थे। इसीलिए 13 तारीख को ही शनि अस्त हुए हैं और 15 को शनि का यहाँ पे प्रवेश हुआ है। ठीक है। अगर आप नक्षत्रों की अगर आप बात करेंगे तो अभी वर्तमान में जो शनि है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में 21 मार्च को आ जाएंगे, उसके बाद में चौथे चरण में आएंगे 17 अप्रैल को। ठीक। गुरु की अगर बात करें तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, रेट्रो चल रहे थे, तो नक्षत्र में दूसरे पद से पहले पद की तरफ चल रहे थे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, तो अभी प्रथम चरण में है और ये 20 अप्रैल के आसपास गुरु जो है अपने दूसरे चरण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मीन राशि में होंगे। मीन राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, पूर्व भाद्रपद, इसमें इसके बाद में उत्तरा भाद्रपद और उसके बाद में रेवती नक्षत्र। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम राशि मानी जाती है, 12वीं राशि है। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र आता है, 27वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण, रेवती के चारों चरण और पूर्व भाद्रपद का अंतिम जो चौथा चरण आता है वो इस मीन राशि के अंतर्गत पड़ता है। ये थी जानकारी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपकी जो राशि है उसके वो शुक्र महाराज हैं, वो भी मीन राशि के अंदर ही चल रहे हैं। 24 मार्च के बाद में, 24-25 मार्च के बाद में ये राशि परिवर्तन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे मेष राशि के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्र की भी पोजीशन है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं हाल फिलहाल के लिए। छठे भाव के अंदर है। अब छठे भाव के अंदर ऐसा शुभ ग्रह इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य, शनि, मंगल जैसे जो ग्रह हैं छठे भाव के अंदर अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल देने का मतलब ये क्रूर भाव है, पापक भाव है, इसके अंदर कोई पापी ग्रह अगर बैठ जाता है तो इस भाव के जो फल हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं, यानी कि शत्रुहंता व्यक्ति बन जाता है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है, रोग वगैरह उसको नहीं हो पाते, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो डेट साइकिल वगैरह में फंसता है वो भी वहाँ से निकल जाता है। तो ये इस तरह से आप लोगों के लिए छठे भाव से डरना नहीं है, छठे भाव के अंदर ग्रह कौन सा है ये भी देखना ज़रूरी होता है। बाकी आपका जो मेन जो चार्ट होता है, यानी कि जो बर्थ चार्ट है, आपकी इंडिविजुअल जो कुंडली है
उसमें ग्रहों की पोजीशन क्या है, कैसे ग्रहों का अभी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, उन सबको लगाने के बाद ही हम गोचर को फलित करते हैं, तभी जाके सटीक जो है परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। अब सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता कि कैसे क्या दशा लगाएं, क्या महादशा लगाएं, किस फिर नवमांश में, नक्षत्र में। तो अगर कोई आपकी परेशानी है जिसका आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका अगर आप समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे जो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले गुरु से शुरू करते हैं। गुरु देखिए आपके नवम भाव के अंदर विराजित है। नवम भाव जो है उसका कारकत्व, बेसिक कारकत्व, भाव का कारकत्व गुरु के पास में है। तो यहाँ पे तो गुरु जो है ठीक है, अच्छी बात है, त्रिकोण के अंदर बैठे हुए हैं। राशि मिथुन राशि है, बुध की राशि है। बुध के वर्तमान में हाल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है तो हालांकि पंचम भाव के अंदर है ना, लेकिन फिर वर्तमान के अंदर वो वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। फिर वो वापस से कुछ सिस्टम बदलेगा अप्रैल के अंदर आकर के, फिर वो जाकर के मीन राशि में आएंगे। मीन राशि जो बुध है उनकी नीच की राशि होती है। बहरहाल अगर हम सिर्फ गुरु की दृष्टि से देखें तो नवम भाव के अंदर गुरु यहाँ पे आकर के भाग्य में वृद्धि करते हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने वाले हैं, धार्मिक कार्यों में आपकी उन्नति होगी। धार्मिक कार्य उन्नति मतलब अगर आपके पास में ऐसा कोई मौका आता है, देखिए अभी वैसे भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये नवरात्रे का समय चल रहा होगा, माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो अगर आपको कहीं अनुष्ठान में हिस्सा लेने का मौका मिले, कहीं दान पुण्य का करने का अगर मौका मिले तो ज़रूर से करिएगा, चूकिएगा मत, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, गुरु का जो प्रभाव है वो आप लोगों को ज़रूर से उसका शुभ फल प्राप्त होगा। यहाँ से अपने जो सीनियर हैं, मैनेजर्स हैं, उनका भी सपोर्ट यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट के अंदर या तो लग्न या फिर उसके बाद के अंदर नवा भाव, ये भाग्य का भाव है। देखिए कहते हैं ना कि भाग्य बलवान तो गधा पहलवान, है ना। तो शुभ ग्रह अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गुरु के पास में जो खुद के भाव आपके चार्ट के लिए हैं तो इतने कारक वाले भाव नहीं है, तीसरा और छठा भाव गुरु को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी गुरु की जो पोजीशन है उसका फल तो हमें प्राप्त होगा ही होगा। तो यहाँ से आपके कामों के अंदर जो काम अटके हुए हैं उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। कोई भाग्यवश अगर कोई काम बाई लक अगर अटका हुआ है तो गुरु के इस गोचर से आपका ये जो प्रभाव है मतलब ये जो समय है ये अच्छा बीतने वाला है, भाग्य में वृद्धि होने वाली है। अब बशर्त अगर इसके अंदर गुरु की कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी अगर आपकी चल रही है और आपके लग्न चार्ट के अंदर गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, मान लीजिए अगर केंद्र में बैठे हैं कर्क राशि के अंदर, तो गुरु उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं और अभी वर्तमान के अंदर ये दशम का तो फल देंगे देंगे, साथ में नवम का भी फल देंगे। तो ऐसे समय के अंदर और ज़्यादा शुभ इम्पैक्ट यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब गुरु की दृष्टियों को ले लेते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि आप ही की राशि के ऊपर पड़ती है, तुला राशि के ऊपर, यानी कि लग्न के अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर भी डेवलपमेंट थोड़ा सा दिखाई देगा। आपको अपने अंदर कुछ सीकिंग, कुछ जिज्ञासा जो है वो महसूस हो रही होगी कि यार ये इसको कुछ जानना है, बड़े दिनों से कहीं जाना था यार, जा नहीं पा रहे हैं, है ना। वहाँ एक बार उस जगह पे जाकर के एक बार देख के आना है, उस व्यक्ति से एक बार मिल के आना है। इस तरह की जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो वृद्धि होती है। इस समय पे ज्ञान प्राप्त करने का, लर्निंग प्राप्त करने का आपको ज़रूर से अवसर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो चेतना है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा विकास इस समय पे होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये जो गुरु की दृष्टि, देखिए दृष्टि तो पहले भी यहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी मार्गी होकर के दृष्टि पड़ रही है, यानी कि प्रभाव जो है वो जो थोड़ा डिले था वो अब डिले नहीं होगा, वो अपनी नेचुरल स्पीड से आएगा। वैसे भी गुरु अभी अतिचारी चल रहे हैं, अतिचारी मतलब ओवर स्पीड से रन कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो जरूर आना ही आना है। यहाँ से अगर देखेंगे तो गुरु की सातवीं दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण की जो राशि है, धनु राशि, उसके ऊपर पड़ती है, यानी कि यहाँ पे आपके पराक्रम में, काम में भी वृद्धि हो रही है। आपका जो एफर्ट है उसका रिजल्ट अब आपको मिलने लगेगा। साथ ही के अंदर अगर कुछ ऐसी डलनेस महसूस हो रही थी कि यार काम नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, छोड़ो यार बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो चीज़ें भी आप थोड़ी सी स्फूर्ति जगाने का समय है। अब बस यही टाइम होता है कि आप ग्रह की एनर्जी को थोड़ा समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने बिहेव को, अपने व्यवहार को अगर ढाल लेते हैं तो गुरु या फिर कोई भी ग्रह जो होता है वो अपना सकारात्मक प्रभाव ही देता है। ठीक है ना। यहाँ से आपको अगर छोटे भाई बहनों से अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं, बन नहीं रही है, तो वो भी वहाँ से भी उनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। गुरु की अगर हम नवी दृष्टि की बात करें तो वापस से जो त्रिकोण है यानी कि कुंभ राशि उसके ऊपर पड़ती है पंचम भाव के अंदर, तो यहाँ से फिर से आपकी ज्ञान में वृद्धि होती है। संतान जो है वहाँ से भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट प्राप्त होगा। साथ ही साथ के अंदर ये जो भाव है ये समृद्धि का भी है, प्रसिद्धि का भी है। ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को अगर ऐसा कोई काम है आपका जो ऐसा है कि आप मेहनत किए जा रहे हैं अगर नेम और फेम के लिए, लेकिन वहाँ पे हो नहीं रहा है, और साथ में अगर गुरु की दशा अंतरदशा आपको साथ में लग गई है, प्रत्यंतर भी लगा हुआ है अभी हाल फिलहाल, तो आपको पंचम का भी रिजल्ट जरूर से मिलेगा।
इस राशि की, कुंभ राशि की जो थोड़ी सी हालत थी वो पिछले टाइम से काफ़ी खराब सी थी। अभी काफ़ी कुछ ठीक है। वर्तमान के अंदर मंगल विराजित है, मंगल यहाँ से ट्रांसफर होने वाले हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ से। बुध यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, राहु का यहाँ पे वास है। 3 ग्रह वर्तमान के अंदर बैठे हैं। ये ग्रह जैसे ही आगे बढ़ेंगे 15-20 दिनों के बाद में सभी आगे बढ़ जाएंगे, राहु यहाँ पे रह जाएंगे। तो राहु की वजह से जो तिगड़म बुद्धि आप लोग लगाते हैं, ठीक है ना, इस समय पे ऐसा होता है अगर मेन चार्ट में भी पंचम के अंदर राहु बैठा है तो व्यक्ति क्या है कि अपने जुगाड़ निकालने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है। शॉर्टकट्स उसको बहुत ज़्यादा जो है जल्दी से मिलते हैं। अब गुरु की अगर शुभ दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे समय के अंदर जो हर्डल्स है ना वो भी थोड़े से कम हो जाते हैं। शॉर्टकट के भी अपने रिस्क होते हैं, तो रिस्क को थोड़ा सा भी यहाँ पे गुरु कम कर देते हैं, थोड़ी सात्विकता देते हैं कि आप ये क्या है कि सब गलत काम मत करो, थोड़े से सुधर भी जाओ, या फिर ये तरीका ठीक नहीं है, ये जो इंट्यूशन है ये आपके अंदर थोड़ी सी अभी पैदा होगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि गुरु का ये जो मार्गी होना है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है, फलदायी है। अब बात करते हैं शनि की। शनि को देखेंगे आप तो अभी मीन राशि के अंदर चल रहे हैं। खुद का जो तत्व है वो थोड़ा ठंडा तत्व है, नपुंसक ग्रह ये माने जाते हैं। जल तत्व की मीन राशि के अंदर है, गुरु की ही राशि के अंदर है। गुरु की खुद की एक दृष्टि, नवी दृष्टि जो है वो एक इनकी जो राशि है मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि उसके ऊपर पड़ती है, तो गुरु का इंपैक्ट इनकी राशि के ऊपर चल रहा है। खुद जो है शनि है ये स्वयं जो है गुरु की राशि के अंदर है, ठीक है। हालांकि ये ग्रह परिवर्तन योग नहीं है लेकिन दृष्टियों का इंपैक्ट है, पहली बात। दूसरा, छठे भाव को अगर आप देखेंगे तो मैंने नक्षत्र आपको बताया, इसके अंदर उत्तरा भाद्रपद, क्षमा कीजिएगा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण और रेवती के चारों चरण इसमें पड़ते हैं, ठीक। एक जो नक्षत्र है वो गुरु का है, एक नक्षत्र जो है वो शनि का है जिसके अंदर स्वयं अभी चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद के अंदर ही, एक रेवती का नक्षत्र है जो बुध का नक्षत्र है। अब शनि जो है यहाँ पे आकर के अच्छे फल ही देते हैं। यहाँ पे शनि जो है छठे भाव के अंदर भावगत जो फल है शनि का ठीक ही माना जाता है, इतना खराब नहीं माना जाता गोचर के हिसाब से, और ये अभी से नहीं लगभग साल भर से चल रहे हैं आपके पास में। सूर्य का यहाँ पे मिल जाना ये थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देता है, थोड़ा सा जटिल बना देता है। शनि और सूर्य की युति जो है शास्त्रों के अंदर इतनी अच्छी नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ऐसे समय के अंदर आपके जो सीनियर होते हैं, आपके जो बॉसेस होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एरोगेंस का टकराव होता है, अहम का टकराव होता है, बनती नहीं है कुल मिला के बात ये, ठीक है। ये पिता पुत्र है, वैसे आपस में समझाने के लिए पिता पुत्र इनको थोड़ा सा कथाओं के अंदर बनाया गया है। बाकी बात ये है कि क्लोज तो हैं, वैसे एक दूसरे के अंश ही हैं, लेकिन क्या बनती बिल्कुल नहीं है। तो बहुत होता ना कि जो बहुत करीबी हो अगर वही कट्टर शत्रु बन जाए तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं होता, तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। सूर्य भी आगे बढ़ेंगे, 18 मार्च के दिन ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 31 मार्च तक ये उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब अंशात्मक युति होगी, ये लगभग 25 मार्च के आसपास होगी, ग्रहों की अंशात्मक युति, यानी कि सेम डिग्री के ऊपर दोनों ग्रह अलाइन हो जाते हैं। तो उस तिथि को स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए, 25 मार्च के आसपास पड़ेगी। अगर आप 25 मार्च से पहले देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ये देश सिर्फ आप ही के ऊपर नहीं, ये देश दुनिया के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ता है ना। शनि जो है बहुत सारे तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो क्रूड ऑयल को, गैसेस को, नेचुरल गैसेस को, इन चीज़ों को रूल करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को रूल करते हैं, उसमें से ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस भी हैं। और अभी देश दुनिया के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है उसको आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। इसके अलावा राहु का भी इम्पैक्ट है। राहु और मंगल जब आपस में मिले थे तब से वॉर शुरू हुआ था। सूर्य यहाँ पे आ गए, मंगल भी आगे आएंगे, तो इसका मतलब कंडीशन आगे थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। बहरहाल छठे भाव के अंदर ये हो रहा है, तो वर्क इन्वायरमेंट जो है आपका जो काम का क्षेत्र है जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपका व्यापार करते हो, चाहे आप कहीं पे नौकरी करते हो, तो ये जो काम का जो एरिया है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग रहने वाला है। आपके कुलीग से, अपने सीनियर से आपकी बनेगी नहीं, और हो सकता है कि तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि नौकरी या तो वो छोड़ दें या आप छोड़ दें, ठीक है ना। इस स्तर का तनाव भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन बने तो अपने दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ये जो राहु वाले दिमाग है इसको थोड़ा सा लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि यार बात इतनी ना बिगड़े कि सामने वाले का ये ना या तो नुकसान हो जाए या आपका नुकसान हो जाए, ठीक है ना। ऐसे समय के ऊपर थोड़े कर्जे वगैरह लेने से भी बचना चाहिए। आदमी थोड़ा सा क्या है परेशान हो जाता है तो फाइनेंशियली उसकी कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है और वो इधर उधर से कर्जे उठाने लग जाता है, या फिर मोटे प्रॉफिट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर के अंदर लॉस लग जाता है, तो वो भी एक तरीके से कर्जा ही माना जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको इस युति की वजह से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों पे। तीसरी दृष्टि ये भी 8वें भाव पे पड़ती है, ये वृषभ राशि है। 8वां भाव वैसे भी कोई ठीक भाव नहीं माना जाता। यहाँ पे अगर आपके मेन चार्ट के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो फिर ये स्थिति थोड़ी सी और भी ज़्यादा
आपको ध्यान रखनी चाहिए। वैसे शनि जो है योग का भी कारक है, अध्यात्म का भी कारक है, विरक्ति का ग्रह है, तो यहाँ से धार्मिक क्रियाकलाप या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है आदमी की या रिलीजियस जर्नी होती है वो थोड़ी सी उसमें ग्रोथ होती है। तो अब इसलिए एक तो गुरु का इम्पैक्ट है, साथ में शनि की 8वें भाव पर दृष्टि आ रही है, तो आप लोगों को अभी जो है थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें, है ना। अगर नियमित रूप से अगर कोई मंदिर पूजा पाठ कुछ करते हैं तो उसको या तो बढ़ा लीजिए, अगर वो छूटा हुआ है तो समझ लीजिए शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको वापस से स्टार्ट कीजिए, भले ही मन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो स्टार्ट कीजिए, शुरू के 10-15 मिनट देना शुरू कीजिए, यहाँ से आपको शनि का पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की अगर 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो ये 12वें भाव के ऊपर पड़ती है। ये फिर से जो राशि है ये बुध की ही मूल त्रिकोण की राशि कन्या राशि पड़ती है। यहाँ से शनि का जो इम्पैक्ट है, और सिर्फ शनि का ही नहीं, यहाँ पे सूर्य की भी दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ही अगर हम देख लेंगे एक बार, तो शनि की 12वें भाव पे दृष्टि ये दिखाती है आपको, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो बुध है आप लोगों के लिए वो बुध त्रिकोण का स्वामी भी बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बुध काफ़ी कारक ग्रह बन जाता है, 12वें भाव का भी स्वामी बन रहा है, तो यहाँ से थोड़े से एक्सपेंशन, हमारे खर्चे, थोड़ी ट्रैवल, थोड़ी यात्राएं ये बढ़ती हैं। अगर ऐसे टाइम के ऊपर जिसका वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा, पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहा, फॉरेन सेटलमेंट का ट्राई कर रहा है, ठीक है, बार बार अगर जाना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो अब आप एफर्ट कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा, तो वहाँ पे तो ये पॉजिटिव है। काम अगर आपका ऐसा है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप करते हैं, बाहर की तरफ आपका सामान जाता है, आउट ऑफ द कंट्री सामान जाता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा इस समय पे बड़ा रिस्क यानी कि बड़ा लॉट लेकर के स्टॉक रखने से थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है इस मामले में, ठीक है ना। बाकी खर्चों पे अपना नियंत्रण रखिए, अनावश्यक की यात्राओं से बचना चाहिए। सूर्य की भी दृष्टि आ रही है क्योंकि 7-7 के अंदर, तो दोनों ग्रहों की दृष्टियां यानी कि आपका 7-7 के अंदर 12वां भाव जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की, तो शनि की 10वीं दृष्टि कुंभ राशि के ऊपर, क्षमा कीजिएगा, धनु राशि के ऊपर भी पड़ती है। तो यहाँ से अब देखिए क्या है, अब शनि के अस्त होने का इम्पैक्ट क्या है साहब इसके अंदर। शनि का स्तंभ अस्त, देखिए भाव तो यही था पहले भी, अस्त होने का मतलब क्या है कि अब आपकी कुंडली में, क्योंकि वैसे ही क्या है मूल रूप से अगर हम लग्न की बात करें, सिर्फ लग्न की, तो तुला लग्न के लिए शनि जो है बहुत ज़्यादा कारक ग्रह बनता है, क्योंकि चौथे और 5वें का स्वामी शनि ही बनता है, केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, और गोचर उसका 6ठे भाव में चल रहा है। तो यहाँ से शनि की पॉजिटिव इंपैक्ट ही आप लोगों को मिलने चाहिए कायदे से। अगर अब आपकी मेन चार्ट के अंदर शनि कहीं गलत जगह पे बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि अगर आपके 1 नंबर यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो शनि जो है अपने अच्छे प्रभाव देने में इतना सक्षम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैरिज को डिस्टर्ब करेगा, व्यापार को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। हाँ, बशर्ते जब ये नवमांश के अंदर अगर उच्च का हो जाता तो नीच भंग भी हो जाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर, मगर बहरहाल आपकी मेन चार्ट में शनि की पोजीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो शनि का पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को इतने दिनों से अगर मिल रहा है, ठीक है, तो अस्त होने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अस्त होने से क्या ग्रह का प्रभाव नहीं मिलता, नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रभाव रहता है लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो दिन के अंदर वैसे भी दिखाई नहीं देता, दिखाई तो देता होगा लेकिन सूर्य के प्रकाश की वजह से, क्योंकि हम सूर्य के सम्मुख ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सेकंड्स के ड्यूरेशन के दौरान ही देख पाते हैं, तो अगर वहाँ पे देखेंगे तो वैसे भी दिखाई नहीं देगा, है ना, नंगी आंखों से तो देखेंगे तब तो कम से कम, अगर कोई फिल्म वगैरह लगा के, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के, कोई टूल से अगर हम देखना चाहें तो बात अलग है, तो प्रभाव थोड़ा सा उसका कम हो जाता है। शनि का आप लोगों के लिए जो है इम्पैक्ट अच्छा रहना चाहिए। अब वो बैठा हुआ आपके मेन चार्ट के अंदर कहाँ पर है, अगर वो थोड़ा खराब है, दुष्प्रभावित है, तब थोड़ी दिक्कत है। अगर शुभ जगह पे बैठा हुआ है तब तो बढ़िया ही था, लेकिन अस्त होने से उसकी जो शुभता है, उसके जो अच्छे इंपैक्ट हैं वो आपके ऊपर कम हो जाएंगे। लेकिन अगर गलत जगह पे आपके चार्ट के अंदर बैठा हुआ है तब वो जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप आपके चार्ट के अंदर फलाएं वैसे ही आप फला सकते हैं, जैसे आपके चार्ट में पोजीशन है शनि की उसी हिसाब से ही आप इन चीज़ों को फला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी फिर से देखेंगे तो ये गुरु की ही राशि पड़ती है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अब शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके पास में 2 राशियां ऐसी हो रही हैं जिसके ऊपर 2 ग्रहों का प्रभाव और पड़ रहा है। एक तो 12वें भाव के अंदर बैठी कन्या राशि और तीसरे भाव के अंदर बैठी हुई धनु राशि। इस राशि के ऊपर शनि और सूर्य का इम्पैक्ट है और इस राशि के ऊपर गुरु और शनि का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि लेजीनेस आपके अंदर आ जाए, थोड़ा सा डलनेस आप महसूस करें। अस्त होने का इम्पैक्ट तो यही होगा कि उसके इम्पैक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे, यानी कि मेहनत करने से थोड़ा सा ऐसा है कि पीछे हटें कि यार चलो छोड़ो यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थकान हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। एक और बात, ये शनि और सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है ना 12वें भाव के ऊपर, इसमें नींद पे को भी बहुत इम्पैक्ट
पड़ता है, रात को नींद नहीं आ पाती, नींद पूरी नहीं हो पाती, लंबा समय तक सो रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो लें। ये रोज का ही काम रहता है, यानी कि डीप स्लीप के अंदर आदमी नहीं पहुंच पाता, या तो लेट सोएगा या फिर जब सोएगा तो बहुत लंबा सोएगा लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं है, बहुत सारे सपने, बहुत सारे आल जंजाल जो है वो दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट ये आप अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो यहाँ से मेहनत वगैरह के अंदर थोड़ी सी स्लोनेस आपको थोड़ी सी दिखाई देगी, लेकिन गुरु का इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा बैलेंसिंग आपके लिए रहेगा। अगर शनि अस्त नहीं होते और आपके मेन चार्ट में शनि भी अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपकी मेहनत जो है वो डबल स्पीड से काम करती और या करेगी, अगर इस तरह से अगर आपकी चार्ट में पोजीशन है तो, है ना, और डबल स्पीड से काम करेगी, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ के अंदर उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको फटाफट से इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक, तो आपने इन 3 ग्रहों की वजह से आपने देखा कि एक तो आपकी राशि के ऊपर प्रभाव है, साथ में 12वें भाव पे प्रभाव है, तीसरे भाव के ऊपर प्रभाव है, साथ ही के अंदर आपके 6ठे भाव पे प्रभाव है ना। तो 3 ग्रहों की वजह से अगर आप कुल मिला के देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हमने दृष्टियां इस तरह से ली हैं, इन ग्रहों की दृष्टियां और भी तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे ग्रह की तीसरी दृष्टि है, इसको तो हम भूल ही गए, तो आपका 8वां भाव भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो गया, यानी कि 12 में से 6 भाव जो इन 3 ग्रहों के प्रभाव से, 3 ग्रहों की दृष्टियों के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। तो अब आप लोगों का मेन चार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें ग्रहों की पोजीशन क्या है, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तभी जाकर के इन ग्रहों के गोचरों को, राशिफल को लगाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप अंधाधुंध तरीके से सोचेंगे समझेंगे कि साहब मीन राशि है हमारी, मीन राशि के दिन अच्छे आ रहे हैं, या तुला राशि है या फलाना राशि है, तुला राशि के तो क्या है कि सब बढ़िया ठीक चल रहा है, अभी ढैया चल रही है तो शनि का इम्पैक्ट अच्छा रहेगा खराब रहेगा, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बहुत सारी गणनाओं को देख करके और फिर आगे जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है ना, आजकल ज्योतिष को लोगों ने काफ़ी कुछ मजाक बना रखा है, तो बस भावों के बारे में बात करो, राशि के बारे में बात करो, हो गई ज्योतिष। ज्योतिष इतनी आसान नहीं है, ज्योतिष बहुत टिपिकल है, ज्योतिष एक अथाह समुद्र है, जो कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी तरह से ज्योतिष आती है। अगर वो कह रहा है तो या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो ब्रह्मा जी है। ठीक है ना, हाँ चलिए, तो अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो वीडियो ठीक लगा है तो आप देखिए लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे तो ठीक है। बहुत समय लगता है चीज़ों को बनाने में, करने में, और आपने अगर वीडियो देखा हो तो इसमें ना तो कोई कट है ना ही कोई एडिटिंग भी आपने देखी होगी, तो मतलब कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती है, स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बोला जाता, जैसा चल रहा है फ्लो वैसे ही चलता रहता है। कई बार वीडियो के अंदर मुझे खांसी भी आ जाती है, छींक भी आ जाती है, तो वो भी कट नहीं लग पाता है। तो बहरहाल तो समय लगता है चीज़ों को बनाने में, तो आप लोगों को सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।